हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक पॉलिटिकल साइंस के सभी चैप्टर्स के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 8 के चैप्टर 5 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न चैप्टर 6 हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित है। पहला प्रश्न है, आपराधिक न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन मुख्य अधिकारी होते हैं? पहला है पुलिस, दूसरा है सरकारी वकील, तीसरा है बचाव पक्ष का वकील और चौथा है न्यायाधीश। सही कोट को चुनें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। पुलिस, सरकारी वकील, बचाव पक्ष का वकील और न्यायाधीश, ये 4 अधिकारी आपराधिक न्याय व्यवस्था में मुख्य लोग होते हैं। अगला प्रश्न है, यदि पुलिस को लगता है कि सबूतों से आरोपी का दोष साबित होता दिखाई दे रहा है तो पुलिस अदालत में डैश दाखिल कर सकती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, आरोप पत्र और चार्जशीट। पुलिस का एक महत्वपूर्ण काम होता है किसी अपराध के बारे में मिली शिकायत की जांच करना। जांच के लिए गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं और सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। इस जांच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूतों से अपराधी का दोष साबित होता दिखाई दे रहा है तो पुलिस अदालत में आरोप पत्र या चार्जशीट दाखिल कर सकती है। अगला प्रश्न है, किसी भी आरोप में कोई व्यक्ति दोषी है कि नहीं, ये निम्न में से कौन तय करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यायाधीश। पुलिस का एक महत्वपूर्ण काम होता है किसी अपराध के बारे में मिली शिकायत की जांच करना। जांच के लिए गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं और सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। इस जांच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूतों से आरोपी का दोष साबित होता दिखाई दे रहा है तो पुलिस अदालत में आरोप पत्र या चार्जशीट दाखिल कर सकती है। कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं, यह न्यायाधीश को तय करना होता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया करने की जिम्मेदारी राज्य को सौंपी गई है जो गरीबी या किसी वजह से वकील नहीं रख सकते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 39A। संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का अधिकार प्राप्त है और संविधान के अनुच्छेद 39A में ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है जो गरीब या किसी वजह से वकील नहीं रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्न में से कौन मौलिक अधिकार दिए गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार, 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता और गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है।
संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित मौलिक अधिकार दिए गए हैं। गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार। गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस एवं अन्य संस्थानों के लिए कुछ खास शर्त और प्रक्रियाएं तय की हुई है। इन नियमों के दिशा निर्देशों को किस नाम से जानते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, D.K. बसु। सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस एवं अन्य संस्थाओं के लिए कुछ खास शर्त और प्रक्रिया तय की हुई है। इन नियमों को D.K. बसु दिशा निर्देश के नाम से जाना जाता है। ये इस प्रकार हैं। गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी की पोशाक पर उसकी पहचान, नाम, पट्टी तथा पद सटीक रूप से अंकित होना चाहिए। गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो के रूप में संबंधित पूरी जानकारी का कागज तैयार किया जाए, जिसमें गिरफ्तारी के समय और तारीख का उल्लेख होना चाहिए। उसके सत्यापन के लिए कम से कम एक गवाह होना चाहिए। वह गिरफ्तार सदस्य के परिवार का व्यक्ति भी हो सकता है। ओस्ट मेमो पर गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के दस्तखत होने चाहिए। गिरफ्तार किए गए, हिरासत में लिए गए या जिससे पूछताछ की जा रही है, ऐसे व्यक्ति को अपने किसी संबंधी या औसत या शुभचिंतक को जानकारी देने का अधिकार होता है। जब गिरफ्तार व्यक्ति को दोस्त या संबंधी उस जिले से बाहर रहता हो, तो गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटे के भीतर उससे गिरफ्तारी के समय, स्थान और हिरासत की जगह के बारे में जानकारी भेज दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, FIR से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। पुलिस FIR दर्ज होने के बाद ही किसी अपराध की पड़ताल शुरू कर सकती है। FIR में आमतौर पर वारदात की तारीख, समय और स्थान का उल्लेख किया जाता है। उसमें वारदात के मूल तथ्यों और घटनाओं का विवरण भी लिखा जाता है। अगर अपराधियों का पता हो तो उनके नाम और गवाहों का भी उल्लेख किया जाता है। FIR में शिकायत दर्ज कराने वाले का नाम और पता लिखा होता है। FIR के लिए पुलिस के पास एक खास फॉर्म होता है। इस पर शिकायत करने वाले के दस्तखत कराए जाते हैं। शिकायत करने वालों को पुलिस से FIR की एक नकल मुफ्त पाने का कानूनी अधिकार होता है। अगला प्रश्न है, अदालत में डैश राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सरकारी वकील। अदालत में सरकारी वकील राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है। सरकारी वकील की भूमिका तब शुरू होती है जब पुलिस जांच पूरी करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देती है। सरकारी वकील की इस जांच में कोई भूमिका नहीं होती। उसे राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है। न्यायालय के पदाधिकारी के रूप में उसकी जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करे और अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य, गवाह और सबूत पेश करे, तभी अदालत सही फैसला दे सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? पहला है, सरकारी वकील को राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है। दूसरा है, न्यायालय के पदाधिकारी के रूप में उसकी जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करे और अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य, गवाह और सबूत पेश करे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। कोई भी कथन असत्य नहीं है, दोनों सही दिया हुआ है।
अदालत में सरकारी वकील राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है। सरकारी वकील की भूमिका तब शुरू होती है जब पुलिस जांच पूरी करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देती है। सरकारी वकील की इस जांच में कोई भूमिका नहीं होती, उसे राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है। न्यायालय के पदाधिकारी के रूप में उसकी जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करे और अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य, गवाह और सबूत पेश करे, तभी अदालत सही फैसला दे सकती है। अगला प्रश्न है डैश की वही हैसियत होती है जो खेलों में अंपायर की होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, न्यायाधीश। न्यायाधीश की वही हैसियत है जो खेलों में अंपायर की होती है। वे निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करते हैं। न्यायाधीश सारे गवाहों के बयान सुनते हैं और अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष की तरफ से पेश किए गए सबूतों की जांच करते हैं। अपने सामने मौजूद बयानों व सबूतों के आधार पर कानून के अनुसार न्यायाधीश ही तय करते हैं कि आरोपी सचमुच दोषी है या नहीं। अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो न्यायाधीश उसे सजा सुनाते हैं। वह कानून में दिए गए प्रावधानों के हिसाब से दोषी व्यक्ति को जेल भेज सकते हैं या उस पर जुर्माना लगा सकते हैं या एक साथ दोनों तरह की सजा भी दे सकते हैं। अगला प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद डैश में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 21। संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को केवल एक तर्कसंगत और न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही छीना जा सकता है। निष्पक्ष सुनवाई में यह सुनिश्चित किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 का पूरी तरह पालन किया जाए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं कहा जा सकता है। पहला है अगर न्यायाधीश ने किसी व्यक्ति के वकील को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए अगले व्यक्ति आदि गवाहों जिरह करने का पर्याप्त समय न दिया जाना। दूसरा है पहले से ही न्यायाधीश द्वारा किसी व्यक्ति को दोषी मान लेना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त दोनों को। अगला प्रश्न है निष्पक्ष सुनवाई में यह सुनिश्चित किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद डैश का पूरी तरह पालन किया जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 21। निष्पक्ष सुनवाई के लिए कई बातों का पालन करना जरूरी होता है। संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया जाता है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को केवल एक तर्कसंगत और न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही छीना जा सकता है। निष्पक्ष सुनवाई में यह सुनिश्चित किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 का पूरी तरह पालन किया जाएगा। आगे के प्रश्न चैप्टर 7 हाशियाकरण की समझ से संबंधित है। पहला प्रश्न है आदिवासी के बारे में निम्न में से कौन कथन सत्य है। पहला है आदिवासी शब्द का अर्थ मूल निवासी है। दूसरा है भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। तीसरा है उड़ीसा राज्य में 60 से अधिक विभिन्न आदिवासी समूहों का घर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सत्य है। आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह जी रहे हैं। भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन एवं औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों के हैं। जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो और भिलाई का नाम आपने सुना होगा। आदिवासियों की सारी आबादी एक जैसी नहीं है। भारत में 500 से ज़्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल,
तथा उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा आदि राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अकेले उड़ीसा में ही 60 से ज़्यादा अलग अलग जनजाति समूह रहते हैं। आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं क्योंकि उनके भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है। इसी वजह से ये समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदाय या राजाओं के शासन में रहने वाले समुदायों से बिल्कुल अलग होते हैं। अगला प्रश्न है, आदिवासियों को डैश भी कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुसूचित जनजाति। सरकारी दस्तावेजों में आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आदिवासी समुदायों की एक सरकारी सूची भी बनाई गई है। अनुसूचित जनजातियों को कई बार अनुसूचित जातियों के साथ मिलाकर भी देखा जाता है। आदिवासियों को जनजाति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं क्योंकि उनके भीतर डैश होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऊंच नीच का फर्क बहुत कम। अकेले उड़ीसा में ही 60 से ज़्यादा अलग अलग जनजाति समूह रहते हैं। आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं क्योंकि उनके भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है। इसी वजह से ये समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदायों या राजाओं के शासन में रहने वाले समुदायों से बिल्कुल अलग होते हैं। अगला प्रश्न है, डैश सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपनाया जो आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 19वीं सदी में। 19वीं सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपनाया जो आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया है। अगला प्रश्न है, आदिवासियों में डैश बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, संथाली। आदिवासियों की अपनी भाषाएं रही हैं। इन भाषाओं ने बांग्ला जैसी मुख्य धारा की भारतीय भाषाओं को गहरे तौर पर प्रभावित किया। इनमें संथाली बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। उनकी अपनी पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं। इंटरनेट पर भी उनकी पत्रिकाएं मौजूद हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि डैश समुदाय की संस्कृति, समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बहुसंख्यक। हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति, समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। अगला प्रश्न है, कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में डैश एक अहम भूमिका निभाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, न्यायपालिका। कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका एक अहम भूमिका निभाती है। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या कितने प्रतिशत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 14.2%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या 14.2% है। उन्हें हाशियाई समुदाय माना जाता है क्योंकि दूसरे समुदायों के मुकाबले उन्हें सामाजिक आर्थिक विकास के उतने लाभ नहीं मिले हैं। अगला प्रश्न है, न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में कब मुसलमानों के आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति के जायजा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2005 में। सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा किया। रिपोर्ट में इस समुदाय के हाशियाकरण का विस्तार से अध्ययन किया गया। समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक संकेतकों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य हाशियाई समुदायों से मिलती जुलती है। अगला प्रश्न है, घेटोआइजेशन से क्या तात्पर्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुसलमानों के इसी सामाजिक हाशियाकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में पहले से रहते आए हैं वहां से निकलने लगे हैं। मुसलमानों के सामाजिक हाशियाकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में रहते आए हैं वहां से निकलने लगे हैं, जिससे अक्सर उनका घेटोआइजेशन होने लगता है। कभी कभी यही पूर्वाग्रह घृणा और हिंसा को जन्म देता है। अगला प्रश्न है, हाशियाकरण का संबंध निम्नलिखित के एहसास से जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता। हाशियाकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में कई और भी हाशियाई समूह है। दलित भी इसी तरह का एक समुदाय है। अगला प्रश्न है, ऐसे लोग जिन्हें बांध, खनन आदि विशाल विकास परियोजनाओं की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जबरन उनके घर बार से उजाड़ दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विस्थापित। विस्थापित ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बांध, खनन आदि विशाल विकास परियोजनाओं की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जबरन उनके घर बार से उजाड़ दिया जाता है। अगला प्रश्न है, ऐसा व्यक्ति जिसे पर्याप्त भोजन या पोषण नहीं मिलता वो कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कुपोषित। कुपोषित ऐसा व्यक्ति जिसे पर्याप्त भोजन या पोषण नहीं मिलता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर 8 हाशियाकरण से निपटना से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।